नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 6th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम संचार किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। संचार क्या है, रोज़मर्रा के जीवन में संचार का क्या महत्व है और विचार विमर्श करने के लिए संचार का क्या महत्व है, संचार के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, संचार की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है और संचार के विभिन्न माध्यमों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, और संचार प्रौद्योगिकी का विश्लेषण या विशेष रूप से हम विवरण जो है इसके अंदर करेंगे, और संचार के माध्यम कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, संचार के बारे में क्या है संचार देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम इस लेसन के अंदर संचार क्या है, संचार के परिभाषा देखेंगे कि संचार किसे कहते हैं। संचार का मतलब ये है कि एक दूसरे के विचारों को या हमारे विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं हम संचार, है ना। अब संचार के बहुत सारे साधन हैं। हम अपने दिन की शुरुआती जो है वो संचार के माध्यमों से ही करते हैं वैसे तो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो है सुबह उठते हैं तो हम अलार्म मोबाइल के अंदर अलार्म लगा के सोते हैं, अलार्म बजता है तब हम उठते हैं। फिर सुबह उठते ही हम टाइम देखते हैं मोबाइल में, ये क्या है, संचार के साधन है। तो हमारी दिन की शुरुआत जो है वो संचार के माध्यमों से होती है। इसके बाद अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, संचार के माध्यमों का प्रयोग करके ही बना रही हूँ, है ना। मोबाइल के अंदर मैं वीडियो बना रही हूँ और फिर मैं वीडियो बना करके मैं उसको जो है यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। फिर वो यूट्यूब पर जो है आप सभी जने उसको देख पाएंगे, आप उसको पढ़ पाएंगे, मेरे विचार आप तक पहुँच पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि विचारों का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं संचार। संचार के बहुत सारे स्रोत हैं। संचार हम जो है मोबाइल के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, ये सब क्या है, संचार के साधन है ना। इन्हीं को हम संचार कहते हैं। इन्हीं के माध्यमों से हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो सोर्स है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। अब देखिए बच्चों, मानव जीवन के लिए संचार जो है आधारभूत और बहुत ही आवश्यक है। यह धरती पर जीवन आरंभ होने के समय से ही विद्यमान रहा है। संचार के साधन हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर जीवन शुरू हुआ तभी से संचार के माध्यम जो है विद्यमान है, और आधुनिक समय में ये तेज़ी से विकसित होते जा रहे हैं। अभी हमारी जो है प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है लगभग हर सप्ताह बाजार के अंदर नई प्रकार की संचार विधियाँ जो है और उपकरण जो है आ रहे हैं। हम देखते हैं कि एक वर्जन ख़त्म नहीं होता और दूसरे वर्जन का मोबाइल आ जाता है ना। तो प्रतिदिन जो है नए वर्जन के मोबाइल, नए वर्जन के लैपटॉप्स, नए प्रकार के जो है संचार के जो है स्रोत जो है बाज़ार के अंदर उपलब्ध होते हैं, और इनमें से कुछ अपनी गुणवत्ता और उपयोग के कारण लोकप्रिय हो गए हैं। अब देखो, ये संचार के साधन क्यों लोकप्रिय हुए हैं, प्रश्न आता है कि संचार के साधनों का क्या महत्व है, क्यों ये लोकप्रिय इतने, क्यों? क्योंकि एक तो इनकी गुणवत्ता, इनमें विशेष क्वालिटीज़ होने के कारण इनका उपयोग बढ़ रहा है। इनमें विशेष क्वालिटीज़ होने के कारण, गुणवत्ता यानी विशेष क्वालिटीज़, है ना, इनमें विशेष गुण होने के कारण, विशेषताएं होने के कारण, क्वालिटीज़ होने के कारण इनका उपयोग बाज़ार में बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने के कारण ये लोकप्रिय हो रहे हैं, इनका महत्व बढ़ रहा है ना। तो और काफ़ी समय से कायम भी है ना। आगे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखेंगे और इनमें चित्रित विभिन्न व्यक्तियों की स्थितियों और भावनाओं को, उनके विचारों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो विभिन्न व्यक्तियों की स्थितियों को, भावनाओं को, विचारों को समझने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। समझ में आया, है ना। अब देखिए बच्चों, संचार क्या है। संचार जो है विविध परिस्थितियों पर विचार चिंतन करना और उनका अवलोकन करना, उनको समझना, उनका विश्लेषण करना, इन सभी को विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने की प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। संप्रेषित करना यानी होता है कि हम कह सकते हैं संप्रेषित मतलब मैसेज, है ना। एक तो होता है आपका
अब देखिए बच्चों, तो हमने देखा कि एक होता है हमारा संप्रेषित करने की प्रक्रिया, यानी कम्युनिकेटर जो होता है कम्युनिकेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि असेंबली हॉल है हमारा, असेंबली हॉल के अंदर प्रिंसिपल मैम जब कोई भी स्पीच देते हैं, कोई भी सूचना देते हैं, तो वो संप्रेषित करते हैं और सभी जने उसे देख करके अवलोकन करते हैं, सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, है ना, उनके विचारों से अवगत होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? रिसीवर। बच्चे तो कहलाते हैं रिसीवर और प्रिंसिपल मैम क्या कहलाते हैं? संप्रेषित यानी कम्युनिकेटर। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये संचार जो है विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करना, चिंतन करना, अवलोकन करना, उनको समझना और उनका विश्लेषण करना, इन सबको विभिन्न संचार के माध्यमों से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। समझ में आ गया? इसे कहते हैं हम संचार। समझ में आया? अब यह स्वयं देखने या अवलोकन करने, सुनने या ध्यान देने या फिर औरों के साथ विचारों, मतों, अनुभवों, तथ्यों, जानकारियों, प्रभावों, अवसरों और संवेगों का आदान प्रदान से भी संबंधित हो सकता है। एक तो ये स्वयं के देखने से, अवलोकन करने से, सुनने से, ध्यान देने से, स्वयं तो हो गए आप रिसीवर हो गए। आगे समझ में? औरों के साथ विचारों, दूसरों के विचारों के साथ, उनके मतों के साथ, उनके अनुभवों के साथ, उनके तथ्यों के साथ, उनकी जानकारी के साथ, उनके प्रभावों से, है ना, और जो अवसर हमको मिल रहे हैं और जो संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, उनका जो आदान प्रदान हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। समझ में आया? अब देखो संचार शब्द जो है कहाँ से आया है? संचार शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का पर्यायवाची है। ये लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। हम प्रश्न आता है कि संचार शब्द जो है कहाँ से आया है? तो संचार शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का पर्यायवाची है और ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता है सर्वमान्य, सर्वसामान्य यानी कि कॉमन। आ गया समझ में? कॉमन, सभी के लिए एक समान, है ना, कॉमन, सर्वसामान्य। इसीलिए ये न तो विचारों और मतों को व्यक्त करने और ज्ञान और सूचना को प्रदान करने से संबंधित है। कम्युनिस्ट शब्द से ये निकला है कम्युनिकेशन। ये कॉमन शब्द है। ये न तो विचारों को, मतों को व्यक्त करने और न ही ज्ञान और सूचना को प्रदान करने से संबंधित है, बल्कि इसमें विषय को बिल्कुल उसी अर्थ में समझना भी शामिल है। भाई इसके अंदर जो है हम अपने विचारों को, मतों को, अनुभवों को, एक व्यक्ति से सूचनाओं को, ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तो पहुंचाते हैं, विभिन्न व्यक्तियों तक तो पहुंचाते ही हैं। इसके साथ साथ इसका अर्थ ये भी है कि इसके अंदर किसी भी विषय को बिल्कुल उसी अर्थ में समझना भी शामिल है। आया समझ में? कि जो इसका सब्जेक्ट है, जो विचार प्रदान किए जा रहे हैं, जो विचार जो है हमारे सामने अभिव्यक्त किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल उसी अर्थ के अंदर उसको समझना भी शामिल है। उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। समझ में आया? जो संप्रेषक और ग्राही के लिए समान हो, यानी कि जो भाषण देने वाला है कम्युनिकेटर है और जो रिसीवर है दोनों के लिए समान होने चाहिए। समझ में आ गया? व्यक्तियों के बीच में संदेश के द्वारा संपूर्ण आशय पहुंचाने का चैतन्य प्रयास ही प्रभावी संचार कहलाता है। अब देखो सिर्फ विचारों को या अनुभवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, कम्युनिकेटर से रिसीवर तक पहुंचाना तो है ही है, लेकिन उसको प्रभावी ढंग से संपूर्ण आशय के द्वारा व्यवस्थित तरीके से अगले व्यक्ति को, रिसीवर्स को समझ में आ जाए, है ना, तो संपूर्ण आशय के साथ पहुंचाना जो है वो क्या कहलाता है? प्रभावी संचार कहलाता है। आपका जो संचार है वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि आप कम्युनिकेटर बन गए और माइक के पास खड़े हो गए और कुछ भी बोलते जा रहे हैं, तो आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है ना। लेकिन यदि आप माइक के पास खड़े तो आप जो भी विचार व्यक्त करेंगे वो व्यवस्थित होने चाहिए और प्रेरणास्पद होने चाहिए, अच्छी वर्ड्स उसके अंदर यूज़ किए जाने होने चाहिए और बच्चों के लिए वो फायदेमंद होने चाहिए, है ना, वो प्रभावी संचार होना चाहिए। समझ में आया? संचार की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं कि संचार की प्रक्रिया कैसी है? एक रेगुलर प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह घर, स्कूल, समुदाय और उससे भी आगे सामुदायिक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। बिल्कुल सही है। घर के अंदर हम कम्युनिकेशन होता है, देखो टीवी के द्वारा सबसे पहले हमारे न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर जब आता है तो देखो न्यूज़पेपर एक ऐसा कम्युनिकेटर है जो कि
मौन रह करके हमको बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करता है, बोलता नहीं है लेकिन हम उससे बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। दूसरा, टेलीविज़न की बात करें घर में, तो टेलीविज़न भी एक संचार का साधन है जिसकी सहायता से हम न्यूज़ है, नाटक है, सीरियल्स है ना, भजन है, अच्छी अच्छी चीज़ें हम सुनते हैं, उसके अंदर भागवत है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम सुनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अभी तो आप जो है टेलीविज़न के द्वारा जो है आप क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, आप मोबाइल के द्वारा अभी जो है अपनी स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा, है ना। तो हम कह सकते हैं अभी तो आप संचार का बहुत अच्छा जो है उपयोग कर रहे हैं कोविड-19 के समय में, क्योंकि यही हमारे सामने एक विकल्प रहा है और अभी हमारी परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब चल रही है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर हमें मोबाइल का, इस संचार का प्रभावी उपयोग करना चाहिए, सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है पढ़ाई के बहाने मोबाइल ले रहे हैं और उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, है ना। यदि हम पढ़ाई के बहाने हमारी क्लास चल रही है तो हमें पूरी क्लास ढंग से अटेंड करनी है और फिर उसे यूज़ नहीं करना है ना। तो संचार के साधनों का उपयोग भी प्रभावी ढंग से होना चाहिए। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं, अच्छा फिर इसके अलावा ये समुदाय को और सामुदायिक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है ना। तो टेलीविज़न के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ पूरे इंडिया के अंदर जो है वो पब्लिक होती है, यानी कि सभी जगह जा रही है। हम भी जो यूट्यूब से जो वीडियो बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, वो सभी लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं कहीं भी बैठे हुए, अपने घर बैठे हुए, संचार के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं संचार एक ऐसा कम्युनिकेशन का एक ऐसा साधन है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम जो है अगले व्यक्ति के विचारों को समझ पा रहे हैं और अपने उसके अकॉर्डिंग हम यदि चाहें तो उसमें जो है परिवर्तन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम सजेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से हम संचार के माध्यम से सभी जने जुड़े हुए हैं। समझ में आया कि संचार क्या है ना। अब देखिए बच्चों, संचार का वर्गीकरण। संचार के वर्गीकरण की बात करें तो संचार का वर्गीकरण हम जो है करेंगे। संचार के को स्तरों, प्रकारों, रूपों और माध्यमों के आधार पर हम विभिन्न रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो है इसको पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण करते हैं इसका। तो पारस्परिक क्रिया के आधार पर यदि वर्गीकरण करेंगे तो इसको दो भागों में बांटा है, एक तरफा संचार और दुतरफा संचार, है ना। पारस्परिक क्रिया के आधार पर संचार दो प्रकार का होता है, एक तरफा संचार और दुतरफा संचार। अब देखिए, एक तरफा संचार, एक तरफा संचार का मतलब क्या है कि ऐसी परिस्थिति में जो रिसीवर होता है वो सूचना को तो प्राप्त करता है पर वह प्रेषक को बदले में कुछ नहीं लौटा पाता, तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह हमारे घर पे, तो वो एक तरफा संचार है। न्यूज़पेपर हमें बहुत कुछ चीज़ें बता देता है, लेकिन यदि हमें उसमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो क्या हम वापस उसे रिप्लाई कर सकते हैं उस समय? नहीं कर सकते, हम प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। तो ये संचार का साधन क्या कहलाएगा? एक तरफा संचार। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से टीवी, आपका टेलीविज़न जब चलता है, आपको न्यूज़ सुनते हो या आप क्लास देखते हो, है ना, तो उस समय जब आप देखते हो तो क्या उसी समय आप वापस रिप्लाई कर सकते हो? यदि ऑनलाइन है जब तो आप कर सकते हो, लेकिन टीवी के अंदर यदि आप न्यूज़ सुन रहे हो, कोई प्रोग्राम देख रहे हो और आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो क्या आप उसे तत्काल कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं? नहीं दे सकते। समझ में आया? तो नहीं दे पाते, इसीलिए इस संचार को एक तरफा संचार कहते हैं। समझ में आया? अब इसके अलावा जैसे भाषण है, कोई व्याख्यान हो रहा है, कोई प्रवचन हो रहा है ना, स्कूल में कोई भाषण हो रहा है, कोई व्याख्यान हो रहा है, प्रवचन होते हैं, रेडियो चल रहा है या म्यूजिक सिस्टम चल रहा है ना, तो या टेलीविज़न चल रहा है, तो इस पर कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम देखना और वेबसाइट पर सूचना ढूंढने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना आदि क्या कहलाता है? एक तरफा संचार कहलाता है। हम इसको सुन सकते हैं लेकिन हम तुरंत इसको वापस से रिप्लाई नहीं कर सकते यदि हमें इसमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो। समझ में आया? हम चैनल बदल सकते हैं लेकिन हम रिप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या कहलाता है? एक तरफा संचार कहलाता है। यानी कि न्यूज़पेपर अपनी ही बात को हमें कह रहा है लेकिन वो हमारी बात को वापस नहीं सुन पा रहा। समझ में आया? हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे वापस, तो ये एक तरफा संचार हो गया, है ना। अब चलते हैं दो तरफा संचार।
दूतरफा संचार के अंदर देखो क्या होता है, ये एक ऐसा संचार है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है दूसरे से संप्रेषण करने वाले यानी कि कम्युनिकेटर जो होता है उसके सभी पक्ष उसके मतों, उसके विचारों, उसकी सूचनाओं आदि का आदान प्रदान शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से कर सकते हैं, है ना। जैसे मोबाइल फ़ोन पर बात करना, यदि हम मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो हम अगले व्यक्ति को अपने विचार बता सकते हैं, है ना। और आजकल तो वीडियो कॉल्स हो गए हैं, तो हम मोबाइल पर वीडियो कॉल के द्वारा अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, हम एक दूसरे को देख करके हम बात कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब दूतरफा संचार का यही मतलब है कि संचार का ऐसा साधन जिसके अंदर दो या दो से व्यक्तियों के बीच में ये होता है, और इसके अंदर कम्युनिकेटर जो होता है अपनी बात को, अपने पक्ष को, अपने मतों को, अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, और साथ साथ शाब्दिक रूप से अशाब्दिक रूप से दोनों ही तरीके से करता है। और मोबाइल फ़ोन पर बात करना, माँ के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करना, जैसे हम घर पे बैठकर पापा से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, कोई स्टडी के बारे में डिस्कशन करते हैं अपने बड़े भैया से, बड़ी दीदी से, तो ये क्या है, ये दूतरफा संचार है, क्योंकि हम अपनी बात को उन तक पहुंचा रहे हैं, बड़ों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे मन के विचारों को बड़ों तक पहुंचा रहे हैं, और बड़ों के द्वारा वापस उसको सोच समझ के और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके अकॉर्डिंग हमें वापस से जो है वो रिप्लाई मिल रहा है, वो हमें ये क्या कहलाता है, आपस में दूतरफा संचार कहलाता है। इसके साथ साथ चैटिंग के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना, जैसे कि आप व्हाट्सएप के द्वारा भी करते हैं, है ना। जैसे आप कोई भी गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है तो आप तुरंत वापस रिप्लाई करते हैं, या फिर आपने अच्छा होमवर्क किया है, आप जब होमवर्क भेजते हैं तो आपका होमवर्क मैम को पसंद आता है तो मैम वापस से रिप्लाई करती है व्हाट्सएप पे, वेल डन बेटा, है ना, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने, है ना, कीप इट, इस तरीके से हम उनको मोटिवेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दूतरफा संचार के अंदर हम कई प्रकार के संचार के साधनों का उपयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जैसे कि छोटा बच्चा जब रोता है तो वो कोई बोल नहीं पाता, वो अपने शब्दों का उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन वो सिर्फ रोता है। रोने से ही उसकी माँ जो होती है उसकी भूख को मिटा देती है, उसे दूध पिला देती है ना। तो कहने का मतलब इसमें भी संचार के द्वारा रो करके उसने अपनी प्रतिक्रिया को माँ को बताया, है ना, और संचार के माध्यम से उसकी माँ ने उनके भावों को सुना, उनके विचारों को जाना और उसे उनकी भूख को शांत किया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि संचार के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं, है ना। तो ये कहलाता है दूतरफा संचार। तो अब आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम आगे। संचार के स्तरों पर आधारित कुछ वर्गीकरण। देखो बच्चों, संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण को दो भागों में बांटा है। देखो, सबसे पहले है अंतरावैयक्तिक संचार और दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। देखो, अंतरावैयक्तिक संचार का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये स्वयं से संवाद करने से संबंधित होता है। अंतरावैयक्तिक यानी व्यक्ति जो होता है जैसे किशोरावस्था के दौरान, फॉर एग्जांपल किशोरावस्था के दौरान बच्चे जो होते हैं वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, स्वयं अपने डिसीजंस लेना पसंद करते हैं, है ना, और वो स्वयं से ही बातें करते हैं, है ना, स्वयं ही अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं और स्वयं ही अपने उत्तर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अंतरावैयक्तिक संचार कहलाता है। समझ में आया? अब देखते हैं बुक क्या कह रही है। ये स्वयं से संवाद करने से संबंधित होता है। यह अवलोकन करने से, विश्लेषण से करने से ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचने की एक ऐसी प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के वर्तमान, भूत और भविष्य के व्यवहार और जीवन के लिए अर्थपूर्ण होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अंतरावैयक्तिक संचार भी सतत प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। जब भी हम फ्री होते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस घूमते ही रहते हैं, कोई ना कोई बात चलती रहती है और हम अपने आप से बात करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अंतरावैयक्तिक संचार कहलाता है ना। यानी कि हम मन में ही कुछ बोलते हैं और हमारा मन उसको सुनता है और वापस रिप्लाई करता है, ये भी एक संचार है ना। तो इसको हम कहते हैं अंतरावैयक्तिक संचार। तो उदाहरण के लिए किसी साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने से के पूर्व उसका मानसिक पूर्वाभ्यास। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हमें कहीं इंटरव्यू देने जाना है, मान लो हमारा कहीं सिलेक्शन हो गया, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने से पूर्व हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं।
कि यदि हमें मैम ये पूछेंगे तो हम ये जवाब देंगे, अगर ये पूछा जाए तो हमें ये जवाब देना चाहिए, हमें वह किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती है और हम अपने आप से ही मौखिक जो है वो प्रश्न करने लगते हैं और उत्तर भी हमारा दिमाग जो है उसी समय देने लगता है। तो ये क्या कहलाता है? अंतरावैयक्तिक संचार कहलाता है। तो अब आपको समझ में आया कि अंतरावैयक्तिक संचार क्या होता है ना। अब चलते हैं बच्चों अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा कि अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में अंतर बताइए, है ना। तो अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है इसका संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आमने सामने बैठकर और अपने विचारों और मतों की साझेदारी करना है ना। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, है ना। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, है ना, जब ये देखो चिकित्सक बैठे हैं, यहाँ पर पेशेंट बैठा है, बच्चा बैठा है, रोगी बैठा है। तो जब रोगी पेशेंट डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपस में डॉक्टर जो होते हैं वो रोगी के साथ जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें पूछते हैं और बच्चा वापस से क्या रिप्लाई करता है, इस प्रकार की जो विचारों की साझेदारी होती है उसे हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। समझ में आया? ये औपचारिक और अनौपचारिक स्थिति में संपन्न हो सकता है। ये औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। इस प्रकार के संचार के लिए संचार की विभिन्न साधनों जैसे कि शारीरिक संचालन है, मुख मुद्राएं हैं, हाव भाव है, भंगिमाएं हैं, लिखित पाठ है, शब्द है, ध्वनि है, जैसे मौखिक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्वैयक्तिक संचार में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपस में बातचीत करके अपने विचारों की साझेदारी करें। इसको हम अपनी मुख मुद्राओं के द्वारा भी या फिर अपने हाव भाव के द्वारा भी या अपने लेखन के द्वारा भी, है ना, लिखित पाठ के द्वारा, लिखित शब्दों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा भी हम जो है विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। जैसे पढ़ाई के दौरान कोई भी प्रयोग करने के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में अपने मित्र से बातचीत करना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने अंतर्वैयक्तिक संचार के अंदर। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और कोई भी हमको प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल के दौरान क्या क्या समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं के बारे में आपस में हम अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? मेरा अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है ना। और किसी भी परिसंवाद में भाग लेना, जैसे कोई स्कूल में फंक्शन हो रहा है, भाषण प्रतियोगिता हो रही है, वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें भाग लेना क्या कहलाएगा? अंतर्वैयक्तिक संचार है। हम अपने विचारों को प्रकट करेंगे किसी के सामने, है ना। या फिर कोई प्रश्न उत्तर का क्विज हो, साइंस क्विज हो, तो उसके अंदर जब हम भाग लेते हैं तो ये क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है ना। आमने सामने बैठ करके जब हम अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अब देखिए अंतर्वैयक्तिक संचार जो है सबसे अधिक प्रभावी और आदर्श होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, आदर्श होता है। इसके दो कारण हैं क्यों ये प्रभावी है। पहला कारण तो ये है कि इसके अंदर जो रिसीवर होता है, जो ग्राही होता है, वो आपका जो कम्युनिकेटर है उसके बीच में सदैव निकटता बनी रहती है, प्रत्येक संपर्क रहता है। मतलब कि रिसीवर और कम्युनिकेटर दोनों आमने सामने रहते हैं। जैसे हमने देखा डॉक्टर यहाँ पर क्या है? कम्युनिकेटर है, और रोगी आपका पेशेंट क्या है? यहाँ पर वो रिसीवर है ना। तो कम्युनिकेटर और रिसीवर जो होते हैं आमने सामने रहते हैं, दोनों का प्रत्येक संपर्क रहता है। पहला कारण तो ये हो गया, इसीलिए प्रभावी रहता है। और इसीलिए ग्राही को किसी भी प्रस्तावित विचार या अभिमत को स्वीकार करने के लिए मनाना, प्रेरित करना, राजी करना भी आसान होता है। क्योंकि जब रिसीवर हमारे सामने होगा तो हम किसी भी बात को उसे समझाने के लिए ईजी रहेंगे। एक तो बहुत दूर होगा तो उसे समझाना मुश्किल होगा। टेलीफोन पर यदि हम बात करेंगे किसी से और उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं, मतलब इतने, एक तो बच्चे क्लास के अंदर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देते हैं आपको कि एक तो बच्चा क्लास के अंदर टीचर के सामने पढ़ रहा है, तो टीचर यदि वो गलती कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है या होमवर्क नहीं कर रहा है तो टीचर उन्हें डांट सकते हैं। लेकिन अभी जैसी कोविड-19 की सिचुएशन है, कोविड-19 के अंदर जब हम आपको वीडियोस के द्वारा पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उस समय यदि आप हमारा कहना मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, आप होमवर्क समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना, तो इतना कम्युनिकेट हम नहीं कर पाते, है ना। तो कहने का मतलब आप हमारे आमने सामने नहीं है ना। तो ये दूसरा कारण है ना। तो दूसरे प्रस्तावित अभिमत के विषय में ग्राही की प्रत्यक्ष अनुक्रिया के रूप में त्वरित और दृढ़
प्रतिपुष्टि संभव है। यानी इसका मतलब ये है कि दूसरे मत के अनुसार यदि जो आपका रिसीवर है वो आपके सामने नहीं है, तो यदि वो नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो त्वरित उस समय तो वो कह देगा कि हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन वो बाद में करे या नहीं करे ये कोई फिक्स नहीं है ना, या ये किसी ने देखा नहीं है ना। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार के बारे में हमने पढ़ा, तो इसके बीच में अंतर आएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार में अंतर बताइए। तो आपको समझ में आ गया अभी? अब चलते आगे। हाँ तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।